गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रशिव कुमार आप सबका गुरुमंत्रा विद्या संस्थान के बीपीएससी 66 के क्रैश कोर्स के डेमो क्लास में स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बता दूं कि गुरुमंत्रा विद्या संस्थान बिहार जो कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा बीपीएससी 66 के लिए क्रैश कोर्स शुरू किए जा रहे हैं पीटी कोर्स के लिए, जो कि 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे और 10 अक्टूबर से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। तो हम आज के सवालों को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा और कब दिया गया था? सवाल ध्यान से सुने, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा और कब दिया गया था? इनके 5 विकल्प है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा इंदिरा गांधी, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी। अधिकांश छात्र इस क्वेश्चन पे गलती कर बैठते हैं। नेहरू रिपोर्ट को सुनकर वह इनका संबंध जवाहरलाल नेहरू से समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू ने लाए थे 1928 ईस्वी में। इनके बारे में कहा भी जाता है कि नेहरू रिपोर्ट सीनियर नेहरू ने लाए थे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1928 ईस्वी में लाए थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वर्कनहेड की एक चुनौती को स्वीकार किया था। उनकी चुनौती थी कि भारत के हर दल या कोई भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो कि हर दल को स्वीकार हो। तो इनकी कांग्रेस पार्टी ने इन चुनौती को स्वीकार किया और इसके लिए 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, कब तो 28 फरवरी 1928 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को, कहाँ तो नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बनाए। इसमें क्या किया गया? एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और इसमें कहा गया कि एक जो है संविधान प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाया जाए, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाया जाए। और इसके लिए 9 सदस्यों की समिति बनाए गए, जिनके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। और इस समिति द्वारा जो प्रारूप दिया गया, जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में जब नेहरू रिपोर्ट बाद में लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया, लेकिन फिर दिसंबर 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में, ये चीज को ध्यान रखें, सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ जहां की समिति बनाई गई? तो नई दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन लखनऊ में, जहां की इसको स्वीकार किया गया, लखनऊ में इसे स्वीकार किया गया सभी दल के द्वारा। इसके बाद कलकत्ता, कब? ये भी 1928 ईस्वी में, सारा का सारा 1928 ईस्वी में हो रहा है। कलकत्ता में 1928 ईस्वी में क्या हुआ? इस पर जो होता है आपत्ति उठाई गई। ये आपत्ति किनके द्वारा उठाई गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा उठाई गई, जो कि भारत विभाजन के बाद में एक कारक भी बने, सबसे बड़े कारक बने। इसमें इन्होंने सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था, इस पर उन्होंने आपत्ति उठाई थी। हमारा अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि बीपीएससी 66 का जो फॉर्म अब भरा जा रहा है, 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म रखा गया है। फॉर्म जितना जल्दी हो आप लोग भर ले, क्योंकि सबको पता है कि बीपीएससी का सर्वर बाद में डाउन हो जाता है। और गुरुमंत्रा विद्या संस्थान बिहार बीपीएससी 66 की तैयारी कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आप सबका अच्छे से अच्छे तैयारी कराया जाए। इनके लिए हमने व्हाट्सएप पीटी बैच भी बनाया हुआ है, जो कि 200 रुपये पर मंथ है। यहाँ पर हम अपने छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स और पीडीएफ इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। साथ में प्रत्येक रविवार को टेस्ट लिया जाता है और
जूम ऐप के माध्यम से लाइव डिस्कशन भी करते हैं शाम 8 बजे, ताकि छात्र को जो भी कन्फ्यूजन हो वो उस क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सके। इनके अलावा गुरु मंत्रा विद्या संस्थान द्वारा क्रैश कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, जो 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। क्रैश कोर्स में 50 से 60 क्लास कराए जाएंगे। ये लाइव क्लास होंगे, जो कि जूम ऐप और गूगल मीट जैसे ऐप के माध्यम से कराए जाएंगे। अर्थात आप क्लास के दौरान पूरे चर्चा कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। इनके अलावे गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार ने अपना गूगल ऐप भी लॉन्च किया है। हमारे गूगल ऐप का नाम है मिशन यूपीएससी एसपीएससी गुरु मंत्रा। आप मिशन यूपीएससी एसपीएससी भी सर्च करेंगे तो ये आपको दूसरे स्थान पे ही आने लगेंगे। और ध्यान रखें, मिशन यूपीएससी एसपीएससी के बगल में ब्रैकेट में गुरु मंत्रा लिखा हुआ है, क्योंकि मिशन यूपीएससी के नाम से हो सकते हैं और भी कई ऐप मिले। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु मंत्रा, आपको ध्यान रखना है कि बगल में इनके ब्रैकेट में गुरु मंत्रा लिखा हुआ हो, वो ऐप इंस्टॉल कर ले। वहाँ आपको ब्लॉग्स मिलेंगे हमारे पढ़ने को, जो आपको सिविल सर्विस में बहुत मददगार रहेंगे। विशेषकर आपके आंसर राइटिंग के लिए वो सहायक होंगे। दूसरा, आप वहां से हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि बीपीएससी 66 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के सर्वप्रथम मांग कब किए थे? सवाल एक बार सुन ले ध्यान से, महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ये सवाल अक्सर बीपीएससी में या किसी भी परीक्षा में आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के सर्वप्रथम मांग कब किए थे? इनका विकल्प है, पहला है 1919 ईस्वी, दूसरा 1916 ईस्वी, तीसरा 1921 ईस्वी, चौथा 1942 ईस्वी। इनका सही जवाब है 1921 ईस्वी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद उन्होंने संविधान के मांग किए थे। हालांकि इनसे पहले भी संविधान के मांग कई माध्यम से हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में भी किए थे। उनके बाद एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग भी चलाए गए थे, और भी कई नेता थे जिन्होंने की संविधान की मांग किए थे। लेकिन 1921 ईस्वी में, जबकि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो बन चुके थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदा मिल सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन को जिस हिसाब से चलाए थे, जितनी तेजी से और मजबूती से, इसके बाद वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हीरो बन चुके थे। लोग इनके बातों को ज्यादा समझते थे, ज्यादा विश्वास करते थे। तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने काफी पुरजोर तरीके से संविधान की मांग की है, जिनके बाद की बाकी भारत के जो और भी दल है, जो भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी संविधान के मांग को शुरू कर दिया। जिनके बाद की अंग्रेजी सरकार का कहना था कि भारतीय संविधान नहीं बना सकते हैं, और अगर कोई संविधान बनता भी है तो इनको सभी दल स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण से नेहरू रिपोर्ट आई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, नई दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार के चैलेंज को स्वीकार करते हुए। हालांकि ये रिपोर्ट कलकत्ता में, लखनऊ में स्वीकार हुआ, लेकिन कलकत्ता में अस्वीकार हुआ। तो महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में भारतीय संविधान के सर्वप्रथम पुरजोर तरीके से मांग किए थे। हमारा तीसरा सवाल है, किन्होंने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? सवाल एक बार ध्यान से सुने, किन्होंने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? इनका पहला विकल्प है क्रिप्स मिशन, दूसरा विवेल योजना, तीसरा साइमन कमीशन, चौथा माउंटबेटन, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका सही जवाब है, सवाल है जैसे, किन्होंने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? तो क्रिप्स मिशन, यहाँ ये ध्यान दें, क्रिप्स मिशन, विवेल योजना, साइमन कमीशन, माउंटबेटन, ये सब ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड है। यानी ब्रिटिश सरकार से संबंधित में क्रिप्स मिशन पहले थे, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीय के द्वारा होगा।
ये 1942 में आए थे। और इनके जो उस समय दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे 1939 से 45 के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी। इनके लिए जरूरी था कि उन्हें भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त हो, और इसके लिए उस समय ब्रिटिश सरकार दबाव में थे, और इसी दबाव से कारण उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा। और उस समय जो है ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन भेजा गया था। स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में कहा जाता है कि वह भारत के शुभचिंतकों तथा स्वतंत्रता के हामियों में एक थे। वे व्यक्तिगत रूप से समाजवादी विचारधारा के थे और भारत के कई चोटी के नेताओं से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। वो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचे थे। और 22 कब पहुंचे थे इस चीज को ध्यान रखें, 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचे थे। और इन्होंने भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिनमें था कि युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कैसा दर्जा दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखें। युद्ध के बाद इनका था कि युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पहला था डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट जब भारत आजाद हुआ था 1947 के स्वतंत्रता का जो विधेयक पास हुआ था ब्रिटेन के संसद से, वहां भी भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दिया गया। लेकिन जब भारत ने अपना संविधान बनाया तो अपने आप को प्रभु संपन्न घोषित कर दिया, यानी अधिराज्य से प्रभु संपन्न भारत बन गया। और क्रिप्स मिशन में था कि भारत जो कि एक डोमिनियन स्टेट होगा, लेकिन और ये किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। वो चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकता है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी वो सारे उपनिवेश देश जो कि ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए थे, और जब ब्रिटेन ने बहुत सारे अपने उपनिवेश को जब उन्होंने स्वतंत्र किया तो उनका एक राष्ट्रमंडल बनाया, उनका एक समूह बनाया जिन्हें राष्ट्रमंडल समूह कहा जाता है। भारत अभी भी इनका सदस्य है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन ने कहा कि आप रहेंगे, लेकिन जब भी आपको मर्जी होगी आप राष्ट्रमंडल से समूह से निकल सकते हैं। क्रिप्स मिशन ने संविधान ये भी कहा कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद भी बनेगी, जिन्हें संविधान सभा भी कह सकते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की बात कहा इन्होंने। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आपको सवाल में ये भी पूछ दे क्रिप्स मिशन देकर के इनमें से कौन सा बात क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को लेकर के सत्य है या असत्य है, तो ये भी समझना आवश्यक है। और इन्होंने कहा कि ये जो संविधान निर्मात्री परिषद होगा इसमें ब्रिटिश भारत का भी होगा। इसमें कौन कौन होंगे, तो ब्रिटिश भारत, जो देसी रजवाड़े हैं वो भी होंगे, उनके भी प्रतिनिधि होंगे, और साथ में प्रांतीय विधायकों द्वारा भी कुछ प्रतिनिधि और कुछ को शासकों के द्वारा मनोनीत भी होंगे। प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा और कुछ शासकों द्वारा मनोनीत भी होंगे। ये इनका था कि संविधान निर्मात्री परिषद में ये सब होंगे। तो ये बातें समझ ले कि क्रिप्स मिशन पहले थे जिन्होंने की ब्रिटेन की ओर से, इस चीज को ध्यान रखिए, ब्रिटेन की ओर से क्रिप्स मिशन पहले थे जिन्होंने की ये स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीय के द्वारा होगा। ये 22 मार्च 1942 को आए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि समाजवादी नेता माने जाते थे, भारत के कई बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और ये भारतीयों के हितकर में या शुभचिंतक कह सकते हैं माने जाते थे। इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उनका प्रस्ताव ये था कि युद्ध के बाद भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और ये जब चाहे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। इनमें किसी बाहरी या फिर घरेलू सत्ता का जो होगा अधीन नहीं होगा, ये किसी भी बाहरी या घरेलू सत्ता के अधीन नहीं होगा।
इन्होंने संविधान निर्मात्री परिषद की भी बात की, जिन्हें संविधान सभा भी कह सकते हैं, और इसमें इन्होंने कहा कि इस संविधान निर्मात्री परिषद में कौन होंगे, तो ब्रिटिश भारत के जो होंगे प्रतिनिधि होंगे। जो ब्रिटिश भारत से मतलब है वो भारत का वो हिस्सा जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, यानी कि ब्रिटिश वो प्रांत जो कि सीधे तौर पे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। और दूसरा देसी रजवाड़े, तीसरा जो प्रांतीय विधायिका है उनके भी प्रतिनिधि आएंगे, चौथा कुछ शासकों द्वारा मनोनीत भी होंगे। ब्रिटेन का भारत में दो प्रकार का शासन चलता था, सबको पता है। एक वो जगह जहां की उनका सीधे तौर पे शासन था, जिनको कि वो प्रांत के रूप में बांटा हुआ था, और दूसरा जो वो राज्य वो रजवाड़े जहां कि उनका संबंध बना हुआ था। जैसे वो रजवाड़ा ब्रिटिश सरकार से एक संबंध बना हुआ था कि हम आपको लगान देंगे, कर देंगे, आप हमें सुरक्षा दीजिए, हम आपके अधीन रहेंगे, हम आपके विरोध में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि शासन उनका चल रहा था, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रहा था। तीसरा जो क्रिप्स मिशन में बात की गई थी वो थी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना ना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी जो 1935 का जो भारत अधिनियम चल रहा था वो आप बनाए रख सकते हैं, लेकिन नए संविधान को स्वीकार ना करने वाले प्रांतों को सम्राट की सरकार अलग से एक नया संविधान देने को तैयार थी। यानी कि आप अलग से भी एक संविधान उनको दिया जा सकता है अगर आप नए संविधान को नहीं स्वीकार कर रहे तो। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रक्षा मंत्रालय होगा। यानी रक्षा मंत्रालय किनके पास होगा, तो ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही होगा। बाकी और कोई मंत्रालय कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय स्पष्ट था वो ब्रिटिश भारत की सरकार के पास होगा। डिफेंस अपना बचा करके वो रखना चाहते थे ताकि उनका जो भारत पे जो उनका प्रभुत्व है वह समाप्त ना हो। अब चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि सवाल है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला विकल्प है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। पहला विकल्प संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। दूसरा विकल्प संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की व्यवस्था की गई। अब चलते हम लोग अपने तीसरे विकल्प में। तीसरा विकल्प है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जहां अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चौथा विकल्प है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं है या एक से अधिक। हम लोग सारे विकल्प पर चर्चा करते हैं शुरू से। सबसे पहला संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन के ही आधार पर संविधान सभा का जो होता है उसका गठन हुआ, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन का योजना आई थी। ये यानी कि सही है, इसको सही टिक लगा देते हैं। दूसरा, संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई। दूसरा विकल्प फिर से एक बार ध्यान से सुने, संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की व्यवस्था की गई। यह विकल्प भी सही है, यानी कि यह भी सही हो गया। अब आते हैं तीसरे विकल्प पर। तीसरा विकल्प है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। यहां तक सही है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जहां अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह भी विकल्प सही है, यानी तीसरा सही। अब चौथा आते हैं। चौथा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ये भी बिल्कुल सही है, यानी चारों ही विकल्प सही है। तो अर्थात इनमें
उत्तर होगा एक से अधिक, यानी पांचवा विकल्प। इनका सही जवाब है पांचवा विकल्प, एक से अधिक, यानी चारों के चारों विकल्प यहां सही है। अब हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? सवाल ध्यान से सुने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? पहला विकल्प 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा विकल्प 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तीसरा विकल्प 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चौथा विकल्प 9 दिसंबर 1946 माउंटबेटन के द्वारा। सवाल एक बार आप लोग फिर से सुन ले, पांचवा विकल्प सबको पता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सवाल एक बार आप लोग फिर से सुन ले, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? अब आते हैं विकल्पों पर। हम चौथे विकल्प से यहां शुरुआत करते हैं। 9 दिसंबर 1946 माउंटबेटन। संविधान सभा में किसी ब्रिटिश का कोई काम नहीं था, ये तो अपने आप हट गया, सारे सदस्य भारतीय। दूसरा, अब तीसरा पे आते, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इस तिथि को क्या हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जैसे कि पिछले सवाल में भी हम लोगों ने इस बात का अभ्यास किया कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के? तो संविधान सभा के, यानी कि ये विकल्प भी इससे नहीं आता है। अब आते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जिस दिन की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये विकल्प भी नहीं रहा। अब आते हैं पहला विकल्प, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू। इस दिन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जो कि बाद में प्रस्तावना बने संविधान का, जो अभी भी हम लोग प्रस्तावना के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन हालांकि प्रस्तावना थोड़ा अलग है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है। लेकिन सवाल पे अब एक बार आते हैं। सवाल क्या है? दूसरी बार कब लाया था? यहां पर ध्यान दे, सवाल है दूसरी बार कब लाया था। और 13 दिसंबर 1946 को तो पहली बार लाया था, और उद्देश्य प्रस्ताव एक ही बार लाया गया है। तो इनका जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया है, लेकिन वह पहली बार लाया है। और सवाल है यहाँ दूसरी बार कब लाया था। तो यहां पर क्या हो गया? जो विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम लोग अपने अगले सवाल में जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सवाल फिर से ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रकार के सवाल में आपको विकल्पों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ना पड़ता है। तो अब हम अपने विकल्पों पर चलते और ध्यानपूर्वक विकल्प को सुने। पहला विकल्प है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। दूसरा विकल्प है, संविधान सभा में 3 प्रकार की सीट थी, साधारण, मुस्लिम और सिख। चौथा विकल्प है, 3 क्षेत्र के सदस्य, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी को ही वर्तमान समय में संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं। जो वर्तमान में जो संघ शासित प्रदेश है, यही प्रारूप उस समय चीफ कमिश्नरी का था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल क्या है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनके लिए हम अपने सारे विकल्पों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला विकल्प है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। ये बिल्कुल सही विकल्प है, इनको सही कर दिया जाए। दूसरा है, संविधान सभा में 3 प्रकार की सीट थी, साधारण, मुस्लिम, सिख। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी विकल्प सही हो गया। तीसरा है, 3 क्षेत्र के सदस्य थे, ब्रिटिश भारत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी को ही का जो प्रारूप उस समय था वही अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। चौथा है,
संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ये भी सही है, शुरुआत में 389 निर्धारित की गई थी संविधान सभा के कुल सदस्य, यानी कि इनका जो विकल्प है एक से अधिक, यानी कि पांचवा विकल्प इनका सही जवाब है, एक से अधिक। संविधान सभा के जो सदस्य थे शुरुआत में 389 निर्धारित की गई थी। यहां पर थोड़ा सा समझ लें, शुरुआत में संविधान सभा के शुरुआत में 389 निर्धारित की गई थी। शुरुआत में 389 निर्धारित की गई, जिनमें चीफ कमिश्नरी से थे 4, ये चीफ कमिश्नरी से हो गए। 292 जो है ब्रिटिश भारत से थे, ये ब्रिटिश भारत से 292 थे, और देसी रियासतों से 93 सीट रखे गए थे। देसी रियासतों से 93 सीट रखे गए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने का व्यवस्था किया गया था। 3 भागों में बांटा गया था। सामान्य, जिसमें कि सभी वर्ग के आते, मुस्लिम जहां से मुस्लिम वर्ग से आते, सिख जहां की सिख वर्ग से आते, ये पंजाब के लिए किया गया था। इसके लिए जो 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे, इसमें कांग्रेस ने 208 सीट तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीट और अन्य ने 15 सीट जीते थे। तो ये मुस्लिम लीग जो 73 सीट जीते, कांग्रेस जैसे कितने थे 208 और मुस्लिम लीग 73, तो ये चुनाव के बाद ही मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का जो मांग है वो और पुरजोर हो गया। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है ये थे, पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग जिसको कि कर्नाटक कहा जाता है आज की तारीख में, तीसरा अजमेर, मेरवाड़ा, और जो चौथा थे वो थे ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आते हैं। ब्रिटिश बलूचिस्तान अभी ये पाकिस्तान के अंदर है। ये 4 चीफ कमिश्नरी थे। पहला जो है इनका पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में 207 सदस्य आए थे पहली बैठक में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ जाते, तो अच्छे से समझ ले। ये 207 लिए थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ, तो इसके बाद इनका क्या हुआ, इनका सीट 389 से 15 अगस्त 1947, ध्यान दे, 15 अगस्त 1947 भारत विभाजन के बाद इनका सीट 389 से हो गया 324, यानी पाकिस्तान, बाकी के सीट पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए। ये 324 हुए। इनके बाद अक्टूबर 1947 को क्या किया गया, फिर से जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जिसमें कि इसका सीट हुआ 299। तो ये था संविधान सभा का सीट का इतिहास। अब हम अपने अगले सवाल में जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। सवाल को ध्यान से सुने। संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। यहां पर मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि यहां पर सवाल ये होना था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे, लेकिन सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यहां सवाल है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था। विकल्प है 10, 22, 15, 8, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये गलतियां क्यों हुई। दरअसल टाइपिंग के दौरान सवाल
जब टाइप किया जाता है तो हो सकता है कि उस समय माइंड में कोई और क्वेश्चन पढ़ने के कारण वो सवाल आ गए, लेकिन जो यहाँ जवाब हमारा जो विकल्प है वो इसी सवाल पर है। यही वजह है कि मैं सवाल यहाँ बदल रहा हूँ। और टाइपिंग के वक्त गलतियां हो जाती है, हो सकता है कि दो सवाल एक साथ, एक जैसा सवाल जब सामने हो तो मिस्टेक कर दिया जाता है, यह हो जाता है। तो लेकिन जो विकल्प है इसी सवाल का है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे। इनका विकल्प है 10, 22, 15, 8। विकल्प एक बार फिर से ध्यान सुने। पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 22, तीसरा है 15, चौथा है 8। इनका जो सही जवाब है वो है 15, कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 8 महिलाओं ने, इनमें से 8 महिलाओं ने जो है उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जब संविधान बना था तो उसमें हस्ताक्षर करने में 8 महिला थे, 8 महिला ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहला हस्ताक्षर किन्होंने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये सवाल भी आ सकते हैं कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में कुल 105 बैठकें हुई थी। थोड़ा और चर्चा कर लेता हूं इस पर। कुल बैठक 105 हुई थी और 12 अधिवेशन इसमें हुए थे। 12 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। इस चीज को ध्यान रखें। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन और कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। ये भी सवाल आ सकते हैं कि किस अधिवेशन में, संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और जब संविधान बना था तो कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने कुल हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के मामले में 3 बातें याद रखिए। कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, इनमें से 8 महिला थे और पहला हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला सवाल है, आजादी के समय, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद जो संविधान बना, पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों को कितने वर्गों में रखा गया? सवाल ध्यान से सुने। आजादी के समय से तात्पर्य है स्वतंत्रता के पश्चात पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में रखा गया? यह सवाल आपको दूसरी तरीके से भी आ सकते हैं। दूसरा तरीका होगा कि मूल संविधान में, जब मूल संविधान बना तो मूल संविधान में भारत के राज्यों को या राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में रखा गया था? इनका विकल्प पहले सुन ले, फिर चर्चा करते हैं। इनका पहला विकल्प है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। विकल्प एक बार फिर से ध्यान से सुने। पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 5, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका जो सही जवाब है वो है विकल्प 4, यानी माफ कीजिएगा, विकल्प 1 यानी कि 4। मूल संविधान 1949 में 4 वर्गों में रखा गया था। भाग क, ख, ग, घ। क में वह प्रांत थे जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन्हें प्रांत कहा गया, जो कि ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, या फिर कह सकते हैं कि जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, इसको कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का प्रांत। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा में आते थे बड़े आकार के देसी रियासत। इसमें बड़े आकार के देसी रियासत, यहां कौन थे? तो यहां पर जैसे कि हैदराबाद,
मैसूर, ये सब थे ख में। ग में कौन थे? तो यहाँ पर थे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन, जिसको कि चीफ कमिश्नरी भी कह सकते हैं, और छोटी रियासतें। इसमें चीफ कमिश्नरी यानी कि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन, चीफ कमिश्नरी जिसे आज के डेट में संघ शासित प्रदेश कहते हैं, और इसके साथ छोटी छोटी रियासतें ये थे, जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर छोटी रियासतों में आएंगे। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, ये सब छोटी छोटी रियासतें थे। चौथा जो है ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ ध्यान रखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उस समय इन्हें अलग रखा गया था, आज ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वो विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र, जो विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र, विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र जैसे कोई क्षेत्र पुर्तगाली के कब्जे में है, किसी फ्रांसीसी के कब्जे में रह गया, इस प्रकार का भारत का कोई राज्य क्षेत्र जो कि किसी विदेशों के कब्जे में है, उन्हें जो अर्जित किया जाता है, या कोई देश कोई रियासत भी है, वो अगर उन्हें अर्जित किया जा रहा है, ध्यान रखें यहाँ अर्जित किया जा रहा है, प्रवेश की बात नहीं हो रही, अर्जन की बात हो रही है, उन्हें यहाँ पर चौथे समूह में रखा गया, जो कि बाद में जो कि अनुच्छेद 2 के माध्यम से जिनका स्थापना किया जाता है। तो ये चौथे समूह में आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र। ये उस समय का स्थिति था। अभी कितने भाग है? अभी तो 2 ही चलते हैं, एक राज्य, दूसरा संघ राज्य। राज्य में आते हैं 28 और संघ राज्य में अब हो गए 8, क्योंकि दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया है, एक कर दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब हो गए 28 राज्य और 8 संघ। हमारा अगला सवाल है, एसके धर कमेटी का गठन हुआ। सवाल है, एसके धर कमेटी का गठन हुआ। पहला विकल्प है जून 1947, दूसरा विकल्प है दिसंबर 1946, तीसरा विकल्प है नवंबर 1949, चौथा विकल्प है जनवरी 1950, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल एक बार फिर से सुने, एसके धर कमेटी का गठन हुआ पहला विकल्प जून 1947, दूसरा दिसंबर 1946, तीसरा नवंबर 1949, चौथा जनवरी 1950, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है जून 1947। जून 1947 में एसके धर कमेटी का गठन हुआ। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन एसके धर कमेटी के लिए असत्य है? सवाल ध्यान से सुने, इनमें से कौन सा कथन एसके धर कमेटी के लिए असत्य है? पहला, इसे जून 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, इसने राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक कुशलता को आधार माना। तीसरा, इन्होंने भाषा के आधार पर भी राज्यों को पुनर्गठन करने की सलाह दी। चौथा, इस कमेटी के बाद दिसंबर 1948 ईस्वी में पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी कमेटी गठित हुई, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सारे चूंकि सवाल है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ हमें सारे विकल्पों पर चर्चा करनी होगी, ध्यान देना होगा। सबसे पहला, इसे जून 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, ये तो 9 नंबर के ही सवाल से समझ में आ गया कि ये सही है। दूसरा, इसने राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक कुशलता को आधार माना, ये भी सही। इन्होंने राज्य के पुनर्गठन, असल में एसके धर कमेटी को राज्य पुनर्गठन के लिए ही बनाया गया था। इनका क्यों गया गया था ये हम आगे के सवालों में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित अभी और भी सवाल है। तीसरा, इन्होंने भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन करने की सलाह दी, ये गलत है। इन्होंने केवल प्रशासनिक कुशलता को आधार माना, ये नहीं माने, इस कारण से ही बवाल हुआ। वो क्या बवाल हुआ ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चौथा है, इस कमेटी के बाद दिसंबर 1948 ईस्वी में पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी कमेटी गठित हुई, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को नकार दिया, ये भी सही है। जेबीपी कमेटी जो कि 1948 में बनी थी, जेबीपी से मतलब है जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से
वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सितारमैया। यह ध्यान रखिएगा, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सितारमैया। तो ये इन्होंने भी क्या किया, भाषा को आधार मानने से, राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हिंदुस्तान में एक बवाल आया और ये बहुत ही भयानक बवाल आया। और ये क्या बवाल आया, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस हिसाब से इनका जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है गौ, यानी कि गौ असत्य है, बाकी सब सत्य है। जेबीपी कमेटी का मतलब हुआ कि जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सितारमैया। ये कमेटी तब बनी जबकि जून 1947 में एसके धर कमेटी ने, जो ये एसके धर कमेटी है, इन्होंने क्या किया, राज्य के गठन के लिए भाषा को आधार मानने से इनकार कर दिया। जब भाषा को आधार मानने से इनकार किया गया तो फिर जेबीपी कमेटी बनी और इन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार को मानने से इनकार कर दिया। ये जो इनकार किया, इसके बाद क्या हुआ, एक बवाल मचा हिंदुस्तान में। वो क्या बवाल मचा, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बता रहे हैं। अगले वीडियो में इससे आगे के सवालों का जवाब करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी कुछ लोगों को, हो सकता है डाउनलोड करने में या फिर उन्हें अपलोड करने में। इस वजह से आगे के सवालों का जवाब के लिए आगे का वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि बीपीएससी 66 के लिए ध्यान दें, बीपीएससी 66 पीटी के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है। ये जो क्रैश कोर्स होगा, ये क्रैश कोर्स 10 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। 50 से 60 क्लास चलेंगे, जहां की हम आपको जीएस और करंट अफेयर, बिहार विशेष सभी का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा डिस्कशन के साथ। ये जूम ऐप या फिर गूगल मीट के माध्यम से होंगे, यानी कि आप डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कशन में आप शामिल हो सकते हैं। एक बैच में 40 से 50 बच्चा होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इनका जो हमारा जो फी है, ये फी है 2 टाइम्स का है 2500 रुपया और 1 टाइम का है 1500 रुपया। 10 अक्टूबर से बैच शुरू होगी। जिन छात्रों को भी एडमिशन लेना हो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और हम यहाँ भी बता देते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 8210059115। ध्यान दें, कॉलिंग नंबर 8210059115। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको है 9135904639, 9135904639। इससे आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को मेंस का भी क्लास लेना हो, हमारे मेंस का भी बैच चल रहा है, जहाँ की पीटी की भी पढ़ाई कराई जाती है, मेंस का भी पढ़ाई कराई जाती है। आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेंस का भी बैच चल रहा है। और जिन्हें क्लास करने का टाइम नहीं है तो वह आप हमारे व्हाट्सएप पीटी बैच से भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पीटी बैच का फी है 200 रुपये मंथ, यहाँ 200 रुपये महीने का फी है। और इसमें हम व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं और सप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को जूम ऐप या गूगल मीट के माध्यम से डिस्कशन भी कराते हैं, जहाँ की बच्चे को जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर किया जाता है। हम अपने अगले वीडियो में जस्ट आप इनसे आगे के सवालों का चर्चा करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि जेबीपी कमेटी का जो नकार कर दिया भाषा को आधार मानने से, इनके बाद हिंदुस्तान में क्या बवाल मचा, और इसके अलावा नागरिकता से संबंधित सवालों पर भी अभ्यास करेंगे। और आप हमारे इंस्टीट्यूट के यानी गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार के गूगल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा गूगल ऐप है मिशन यूपीएससी एसपीएससी ब्रैकेट में गुरु मंत्रा। हम अपने ऐप का और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे।
हमारे जो ऐप है यहाँ पर आपको नोट्स प्लस ब्लॉग्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से भी नोट्स मिलेंगे, और आपको ऐप से और भी बहुत ऐसे चीज मिलेंगे जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी में मदद करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इनसे आगे के सवालों का जो होंगे उन पर चर्चा करेंगे, इनके आगे के सवालों पर, कि क्या बवाल मचा जेबीपी कमेटी के भाषा को आधार मानने से ना मानने पर, जो उन्होंने राज्य के पुनर्गठन के लिए जो जेबीपी कमेटी ने भाषा को आधार नहीं माना, जो नकार दिया, तो इसके बाद क्या बवाल मचा हिंदुस्तान में, जहां की एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, एक बड़े नेता की मौत भी हो गई। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।